रिजल्ट को आए हुए लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं। क्या कुछ बदलाव हो गया है रिजल्ट के बाद से? बहुत सारे बदलाव हैं। अब मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं। मेरा तब सिजेरियन डिलीवरी थी, तो मैं खुद भी बैठने और चलने में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। तो मैंने उनको बताया कि बच्ची है मेरी बाहर। तो बोले कितनी बड़ी है? तो मैंने कहा अभी मतलब 1 महीने की भी नहीं हुई है। मेरिट के बाद तैयारी करना और हमारा जो सोसाइटी है वो इन चीज़ों को थोड़ा सा पीछे कर देता है हमें। कहीं ना कहीं या तो आपको रोकते हैं कि अब क्या ही कर लोगे आप, आपकी शादी हो चुकी है, घर का काम का संभालना है। सोसाइटी का प्रेशर जरूर था, जैसे मेरी शादी को लेकर भी इतना टाइम हो गया था। ऐसा होता था कभी कभी तो मेरा पढ़ने का मन नहीं कि यार अब नहीं हो पा रहा है, इतने मेंस दे लिए नहीं। ऐसा मेरे हस्बैंड का ही था कि नहीं आप करो, मुझे भरोसा आपका निकले। 3 चीजें आप निभा रही हैं ऑलरेडी। एक आप सुपर मॉम, एक वाइफ का रोल, जी। एक डॉटर का। तीनों अपने आप में कैसे बैलेंस करना, इनको निभाना। ये शादी जब तय हुई थी हाँ, तो मैंने तो इनको गिफ्ट में वॉच और गॉगल्स ये सब दिए, पर सामने वाले की साइड से मुझे जो गिफ्ट मिली थी वो मुझे आज भी याद है। मेरे पास वो लूसेंट मिली थी मुझे और एक करंट की बुक मिली। आपको नहीं पता आप लोगों की कितनी हेल्प कर रहे हैं। प्री के लिए आप टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर देते हैं, मेंस के लिए आप टॉपर्स की कॉपीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए आप इंटरव्यू ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा आप कहाँ पे गाइड करेंगे? इस एज में सिलेक्शन लेना, हाउ इज दिस पॉसिबल? आपकी जो बेटी है श्रीजा, जी। काफी लकी होगी ना कि ऐसी सुपर ऐसा मॉम उनको सब मिली लोग है। बोल रहे हैं। वो लकी नहीं होगी कि उसको सुपर मॉम मिल रही है, मैं लकी हूँ कि उसके होने के जस्ट बाद मेरा सिलेक्शन हो रहा है। जैसा कि आपको पता है हम लगातार पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन आज एक ऐसा पॉडकास्ट होने वाला है जो अभी तक शायद कहीं नहीं देखा होगा आपने। एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसा संघर्ष, एक ऐसा डेडिकेशन बोल सकते हैं कि तैयारी को लेकर। दीदी का जो नाम है वर्षा पटेल है और डीएसपी में फर्स्ट रैंक है। उन्होंने ये जो पोस्ट प्राप्त की है, ये उनकी जो बेटी है, लगभग 26 दिन की बेटी हुई थी और उसी के दौरान उन्होंने एमपीपीएससी आयोग बाहर अपनी बेटी थी और अंदर उनका इंटरव्यू चल रहा था। तो आप सभी के लिए काफ़ी एक मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है और इंस्पायरिंग स्टोरी भी हो सकती है ये। तो पूरा ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आप सभी को ये पॉडकास्ट बहुत ही पसंद आएगा। किसी ने कहा है कि मंजिल मिलेगी ही भटक कर सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो यही एक दीदी पे लाइन होती है, क्योंकि जब आप घर से बाहर तब तक नहीं निकलते तब तक आपको क्लियर नहीं होगा आपका गोल कि आपको करना क्या है। तो चलिए हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। दीदी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी धन्यवाद। कैसा क्या लग रहा है दीदी? रिजल्ट को आए हुए लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं। कई सारे अपने न्यूज़ में मैंने आपको देखा भी है, चैनल पे आपको। क्या कुछ बदलाव हो गया है रिजल्ट के बाद से? बहुत सारे बदलाव हैं। अब मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग जो लोकल में है वो मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि अभी तक तो था कि मैं बनूंगी नहीं बनूंगी, बनने के बाद क्या चेंजेस होंगे। पहले तो प्रेशर था, पर अब ऐसा लग रहा है कि बनने के बाद जो मैं फील कर पा रही हूँ कि लोग मुझे सच में, मतलब बहुत सारे लोग मुझे मेरी ही न्यूज़पेपर्स की कटिंग और सोशल मीडिया के स्क्रॉल करते हुए स्क्रीनशॉट्स मुझे शेयर कर रहे हैं और फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कर रहे हैं। मुझे फील हो रहा है कि यार मतलब अगर कोई व्यक्ति कर रहा है पीएससी की प्रिपरेशन या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन, जो उसका गोल है उसको वो मतलब उसको अचीव करने के लिए 100% डेडिकेशन के साथ उसकी कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो उसके बाद जो उसको फील होने के लिए उसको मेहनत कर रहा था वो उस चीज़ को अचीव कर पाए, उसकी खुशी वो फील कर पाए। थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए मुझे एक ब्रीफ में कि कब शुरुआत हुई थी एमपीपीएससी की, देन आपकी जो स्कूलिंग बैकग्राउंड वगैरह जो भी रहा है वो बता दीजिए। आप कहाँ से हैं, सारी चीज़ें। बेसिकली हम लोग मैहर से ही हैं। मैहर के पास एक छोटा सा गांव है भरेवा, वहाँ से हैं। मेरे जो फादर हैं उनकी जॉब थी दमोह में, डायमंड सीमेंट के प्लांट में। तो मेरी स्कूलिंग वगैरह वहाँ से हुई है। मतलब मैं बर्थ भी मेरा दमोह में ही हुआ है और बाय बर्थ से स्कूलिंग से लेकर कॉलेज तक मेरा ग्रेजुएशन वहीं से कंप्लीट हुआ है। उसके बाद 17 में मेरी शादी हुई और शादी के बाद से मैहर शिफ्ट होने के बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी। उस बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं मेरे बीच में, पर प्रिपरेशन में कोई दिक्कतें नहीं आई क्योंकि लोग सभी सपोर्ट कर रहे थे। मेरे इन-लॉज भी सपोर्ट कर रहे थे, मेरे पेरेंट्स की साइड से भी फुल सपोर्ट मिल रहा था। इस कारण चीज़ें यहाँ तक पॉसिबल हो पाई हैं। ओके। आपकी जो बेटी है जी श्रीजा। ओके श्रीजा। तो जब आपका इंटरव्यू देने गए थे आप 24 का ना जी, अगले दिन आपका इंटरव्यू था, उसके पहले क्या प्लानिंग थी आपकी बेटी को लेकर? क्योंकि आपकी बेटी मतलब 26 दिन की थी मात्र, और उस इतने कम दिनों में एक बेटी को वहाँ पे ले जाना और फिर आपको भी सारी चीज़ें हैंडल करना कि मेरा इंटरव्यू है, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, क्या कुछ चल रहा था
इंटरव्यू के मुझे पहले? पहले तो ये लग रहा था कि बस इंटरव्यू के दिन मतलब उस बच्ची को मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगी कि मतलब मैं अंदर गई और यदि वो रो रही होगी, क्योंकि इसके पहले के मेरे जो 2 एक्सपीरियंस है इंटरव्यू को लेकर के, मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट लास्ट में हुआ। 19 वाले इंटरव्यू मैंने एकदम लास्ट स्टूडेंट थे अपने बैच की, अपने बोर्ड की, और जो 22 वाला भी मैंने इंटरव्यू दिया उसमें भी मैं करीब 4 बजे के आसपास फ्री हो पाई थी। तो इस बार मुझे सबसे पहले तो यही डाउट था कि मतलब अगर मेरा इंटरव्यू लेट होता है तो बाहर कैसे मैनेज हो पाएगा, और अगर वो रोती है तो फिर मतलब हालांकि मेरी भाभी और हस्बैंड थे साथ में तो वो लोग मैनेज कर लेते, पर फिर भी मुझे था कि मतलब कैसे मैनेज कर पाऊंगी घर मैं भी या वो भी। और मेरा तब सिजेरियन डिलीवरी थी तो मैं खुद भी बैठने और चलने में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। पर अंदर गई तो मेरा इंटरव्यू भी 9वें नंबर पे शेड्यूल हुआ था। हालांकि उनने फिर मैंने खुद से उसको शेड्यूल चेंज करने के लिए बोला कि उसको पहले कर दिया जाए कंडक्ट, तो वो लोग मान गए थे। उन्होंने हालांकि क्वेश्चन किया कि आपको क्यों ही करना है मतलब, तो मैंने उनको बताया कि बच्ची है मेरी बाहर, तो बोले कितनी बड़ी है, तो मैंने कहा अभी मतलब 1 महीने की भी नहीं हुई है। तो फिर उन्होंने उसको शेड्यूल कर दिया था और फिर मैंने 2nd नंबर पे अपना इंटरव्यू दे लिया था। ओके जी। इंटरव्यू में कैसा क्या हुआ था, कुछ पूछा था आपकी बेटी के बारे में? नहीं, इंटरव्यू में मेरी मदरहुड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं हुए, ना मेरी मैटरनिटी लीव से क्वेश्चन हुए, कोई मतलब बच्ची और मेरे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं हुए। ओके जी। मतलब इस बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ कि मेरी बेटी बाहर है और मैं इंटरव्यू दे रही हूँ? मैंने जैसे इंटरव्यू अपना पहले शेड्यूल कराया, उससे भी पैनल में कोई क्वेश्चन नहीं हुए कि मतलब इंटरव्यू रीशफल जैसे कराया मैंने 9th नंबर से 2nd नंबर पे मैं आई, पर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं थे वहाँ पर। ओके मतलब मुझे था कि शायद वो पूछेंगे ऐसा क्वेश्चन, राइट। तो मैं मतलब प्रिपेयर भी थी कि अगर वो पूछेंगे तो बोलूँगी कि बच्ची छोटी है बाहर तो वो मैनेज नहीं मतलब मुझे लगता होना भी चाहिए था। नहीं, मुझे पहले से था मेरे माइंड में कि हो सकता है ये क्वेश्चन, सबसे वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी कि आपकी बेटी इतने दिन की है और आप यहाँ इंटरव्यू दे रहे हो उसको छोड़ के, मतलब एक जी जी बिल्कुल होता है ना सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ का, करियर सेकेंडरी मेरे ख्याल से, क्योंकि आपकी बेटी आपके माइंड में नहीं आया वो? नहीं, मेरे माइंड में तो आई ये चीज़, पर क्योंकि मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही थी और जो मैं अभी भी कर रही हूँ उसको ध्यान में रख के ही कर रही हूँ। मतलब मेरी प्रायोरिटी पहले वो है, क्योंकि मुझे पता था कि बाहर मेरे हस्बैंड और मेरी भाभी, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम ही मतलब एज अ मदर के साथ डील कर रही हूँ। मेरी भाभी के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर उसको संभाल पाती हैं, तो मुझे था कि वो लोग बाहर उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी करके, क्योंकि मैं भी उनसे ही सीख रही हूँ कि मतलब मुझे उसको उठाते भी नहीं बनता था शुरू में। तो मैं उनसे ही सीख रही हूँ, तो मुझे इतना प्रेशर तो नहीं था कि बाहर क्या होगा, पर फिर भी ये था कि अगर कहीं बहुत ज़्यादा रोने लगी तो वो लोग खुद में भी बहुत परेशान ना हो जाएं। ये MPPSC का अगर जर्नी की बात करूँ मैं, तो कब से शुरुआत हो गई थी और आप ही ने सोचा था इसके बारे में कि मुझे इस फील्ड में जाना है? कहीं पढ़ा था मैंने आपके बारे में कि शायद आपकी स्ट्रीम डिफरेंट थी, PSC से रिलेटेड कुछ ऐसा किया नहीं था आपने? नहीं, पहले तो मेरा जब मैंने PSC की शुरुआत ही की है प्रिपरेशन की, उस समय तक सिर्फ मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में मैं अपने यहाँ पे लोकल ही प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करने लगी थी, मैहर में ही। मतलब मेरी शादी होने का समय आया तो मेरे हस्बैंड ने पूछा मुझसे कि आप आगे क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा मैंने BSc किया हुआ है। तो उस समय तक मुझे MSc केमिस्ट्री का बहुत वो था कि मैं MSc करना चाहूँगी केमिस्ट्री से, या फिर MBA करना चाहूँगी HR से। तो मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोला कि आप पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना ही है, तो आप मतलब इसके पहले भी मैंने PMT की प्रिपरेशन की हुई थी, तो उनका था कि आप बढ़िया पढ़ते हो तो आपको पढ़ना है, तो आप मतलब MSc या MBA से ज़्यादा बेहतर PSC की प्रिपरेशन कर लो। तब तक मेरे माइंड में बिल्कुल ही नहीं था कि मतलब मैं PSC करूँ या नहीं करूँ। फिर उन्होंने भेजा मुझे, मतलब मैंने उसके बाद कोचिंग की है इंदौर से। जी, तो फिर कोचिंग के लिए भी उन्हीं ने सिलेक्ट किया कि अपन इंदौर से ही कोचिंग कर लेते करके, और मैं शादी के 3 महीने के बाद ही इंदौर शिफ्ट हो गई थी कोचिंग करने के लिए। पर कोचिंग के लास्ट तक 8-9 महीने हुए थे, वो पूरा कोर्स लगभग 1 साल का था। तो 8-9 महीने के बाद ही मेरे घर में थोड़ी दिक्कत होने लगी थी ससुराल में, मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है उनको डर्मेटोमाइसाइटिस हो गया था। तो उसके कारण हमको लखनऊ शिफ्ट होना पड़ा था। PGI में हॉस्पिटलाइज थे वो, अराउंड 94 डेज तक वेंटिलेटर पे थे। मेरे हस्बैंड सिंगल सन है, नंद है मेरी 3, पर वो लोग अब मैरिड हैं सब, तो उनका अभी इतना आना जाना हो नहीं पाता था। तो वहाँ पर मैं, फादर इन लॉ और हस्बैंड सभी लोग शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पे हॉस्पिटलाइज होने के बाद जब वो वापस आए, उस कारण मेरा पहला वाला जो प्री था 18 वाला, तब मैं पढ़ नहीं पाई। फिर उसके बाद 19 से फ्रिक्वेंटली मैं दे रही हूँ। ओके, अभी तक आपने कितने मेंस और कितने इंटरव्यू दे चुके हैं आप? 5वां मेंस था ये मेरा 2024 का, इसके बाद 2025 का मेंस भी है मेरा। ओके, और ये 3rd इंटरव्यू था। 3rd इंटरव्यू। जी।
अगर इस बार सिलेक्शन नहीं होता आपका, क्या सोच रखा था आपने? अभी मैं प्रेजेंट में सांची में जॉब कर रही हूँ, रीवा में है पोस्टिंग मेरी। अभी तो मेरा वही चल रहा था, लेकिन ये था कि अगर इस बार सेलेक्ट नहीं होंगी तो इसके बाद थोड़ी सी जर्नी, अभी जितनी डिफिकल्टीज थी मैनेज करना, वो थोड़ा और बढ़ जाता, क्योंकि इस बार मेरी डॉटर भी होती, मुझे थोड़ा सा उसको भी मैनेज करना होता। अभी जब से वो हुई तब से मैं पढ़ाई तो मेरी एकदम ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी है, तो अभी तो यही था कि सांची में ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। पर मैंने अभी एफएसओ की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं केमिस्ट्री से हूँ, तो मैंने एफएसओ को एक बैकअप के तौर पे लिया था कि एफएसओ का फर्स्ट पार्ट जो है, सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट होने के नाते फर्स्ट पार्ट तो नहीं पढ़ना है, मेन जो फोकस है सेकेंड पार्ट में ही करना पड़ता। तो मैंने अभी उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, क्योंकि उसमें एक एग्जाम के बाद सीधा इंटरव्यू है और इसमें थोड़ी ज़्यादा स्टेप्स है, तो अभी मैंने थोड़ा उसमें स्विच कर दिया था। ये रिजल्ट आ चुका है तो अब वो वापस से बंद है। वैसे आपने ये डिसीजन क्यों लिया एमपीपीएससी का? सबसे बड़ा मुझे लगता है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होगा एमपीपीएससी करने का। वो भी आप आई थिंक मेरिट के बाद स्टार्ट किया ना आपने, क्योंकि मेरिट के बाद तैयारी करना और हमारा जो सोसाइटी है वो इन चीज़ों को थोड़ा सा पीछे कर देता है हमें। हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े इस फील्ड में, लेकिन आसपास का जो कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड रहते हैं तो कहीं ना कहीं या तो आपको रोकते हैं कि अब क्या ही कर लोगे आप, आपकी शादी हो चुकी है, ये चीज़ें पहले होती तो ठीक रहता, अब अच्छा नहीं रहेगा, घर का काम का संभालना है, फैमिली को जो है आगे की चीज़ें प्लान करना है। नहीं, पहले तो मेरे घर पे ये प्रॉब्लम पर्सनली नहीं है, ये मैंने सोसाइटी में बाकी फीमेल्स के साथ देखा है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, पर मेरे घर में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे घर में दोनों ही घरों में लोग बहुत सपोर्टिंग हैं और मेरे दोनों ही घर बहुत पास में भी हैं। तो मुझे दोनों घरों से सपोर्ट मिलता रहता है, तो उसका काम वाम तो जो होता है काम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि मैं अगर मैं मायके पे हूँ तो भी काम करना पड़ेगा, मैं वहाँ पर हूँ, काम कुछ नहीं, खाना तो एटलीस्ट बनाना ही पड़ेगा, लोगों से मिलना ही पड़ेगा। उस ससुराल वाले घर में तो ये भी है कि मेरी मदर इन लॉ नहीं है, तो कभी कोई फीमेल अगर गेस्ट आते हैं घर पे तो मुझे उन्हें टाइम भी देना पड़ता है, तो उस कारण थोड़ी टाइम मैनेजमेंट तो थोड़ा कभी कभी गड़बड़ा जाता था कि आज मुझे ये पढ़ना है और उसी बीच यदि कोई गेस्ट आ गए, ऐसा भी होता था कभी कभी कि कोई किसी का स्टे हो जाता था और फिर उस दिन की मेरी पढ़ाई ज़ीरो हो जाती थी। पर ठीक है, वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं कि अपन अगले दिन उसको करें। और मेरे घर पे लोग प्रेशर नहीं देते किसी चीज़ को लेकर के। सोसाइटी का प्रेशर ज़रूर था, जैसे मेरी शादी को लेकर भी इतना टाइम हो गया था तो लोग फैमिली प्लानिंग को लेकर के भी बोलने लगे थे, पर मेरे घर में पर्सनली इस चीज़ को लेकर के कभी कोई प्रेशराइज नहीं किया गया, जिसके कारण अभी तक चीज़ें बढ़िया चल रही है मेरी। जब आप प्रिपरेशन चल रहा था, आपकी बेटी नहीं हुई थी, उस टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस सबसे बड़े देखने को मिला? उस समय पे चैलेंजेस पढ़ाई को लेकर ही थे मेनली। कभी कभी ये भी चैलेंजेस हो जाते थे कि घर को भी देखना पड़ता था, क्योंकि मेरे घर पे मैं सिंगल फीमेल हूँ अभी प्रेजेंट में, तो वहाँ पे भी मुझे मैनेज करना पड़ता था। बहुत सारे ऐसे घर के काम होते हैं जो मुझे नहीं बनते हैं अभी भी, मतलब जो मैरिड वेमेन के होते हैं, लगभग आपके घर में भी आप देख रहे होंगे मम्मी लोगों के जो काम होते हैं, तो मुझे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि कोई सा सीज़न आया तो कोई बोल रहा अचार बनाना है या कुछ भी है, तो मुझे नहीं बनती ये सब चीज़ें, फिर मैं मतलब ये सब चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती है एक मैरिड वेमेन होने के नाते। अनमैरिड और मैरिड वेमेन में यही है कि आपको घर भी मैनेज करना है और अपने लिए फिर टाइम भी निकालना है, दूसरे लोगों के लिए भी टाइम निकालना है और अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है, तो वो सब चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ती हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी जो स्टोरी है, आई थिंक मैंने तो अभी तक किसी ये स्टोरी एमपी में क्या पूरे इंडिया में नहीं सुनी इस टाइप की स्टोरी, जो आपकी स्टोरी सोशल मीडिया पे भी देखी, सोशल मीडिया के ग्राउंड लेवल पर आज आपसे मिल रहा हूँ तो आपसे भी जान के पता चला कि अच्छा ये चीज़ें भी कभी माइंड में नहीं आया कि ये चीज़ें अगर इनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर? नहीं, मैंने ऐसी एक स्टोरी देखी थी, मैं आपको बताना चाहूंगी, प्रिपरेशन के दौरान ही देखी है। मेरे हस्बैंड ने एक बार मुझे शेयर किया था, क्या केरला से हैं वो, कोई वीडियो देखा था हमने, उसमें वो उस लड़की ने अपने डिलीवरी के शायद 17 डेज के बाद मेंस दिए हैं और वो यूपीएससी क्रैक किया है उसने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कभी आएगा तो मैं आपको शेयर करूंगी। और दूसरी मैंने एक शॉर्ट फिल्म है, अगर आपने देखी हो, एक एसएसपी सीमा रस्तोगी के नाम से, वो झांसी का, मतलब हालांकि वो क्रिएटेड है पर ये रियल स्टोरी है। जी जी, तो उसकी भी उनकी भी स्टोरी देखी कि एक बच्ची रहती है और वो एसएसपी रहती है, उसको लेकर के मैनेज करती हैं, मतलब एसएसपी होने के नाते पूरे डिस्ट्रिक्ट का लॉ एंड ऑर्डर उनको मेंटेन करना, उसके बाद वो छोटी सी बच्ची भी रहती है उनकी, तो वो सब चीज़ें इंस्पायर तो करती हैं और मोटिवेट भी करती हैं कि अगर कोई और कर रहा है तो अपन भी कर सकते हैं। कभी कभी डीमोटिवेटेड होते होंगे इन चीज़ों को लेकर, उस टाइम क्या माइंड में चलता था आपके? मैं डीमोटिवेटेड तो होती हूँ, कभी कभी होती हूँ, पर क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ और जो मेरे से कनेक्टेड लोग हैं, शायद है कि कभी कोई बोले कि मैं प्रेशर में आती हूँ, क्योंकि मेरा प्रेशर मैं पर्सनली हैंडल करना पसंद करती हूँ ना, मतलब अगर मैं टेंशन में हूँ किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं टेंशन में हूँ,
मेरे साथ नेगेटिव थॉट्स आते ही नहीं हैं। अगर कभी हुआ कि मतलब यार प्री नहीं निकला तो अब क्या करूँगी, हालांकि प्री मेरे कंसिस्टेंसी के साथ निकल रहे थे। और इनफैक्ट जो मैंने 2022 का मेंस दिया है उसके जस्ट पहले आपको पता है कि 19 का रिज़ल्ट आया था, दिसंबर में रिज़ल्ट था और जनवरी में मेंस थे। तो ऐसा होता था कि कई बार की मेंस भी है और यहाँ पे 19 को लेकर के रोना धोना भी चल रहा है, उसको भी मैनेज करके मेंस देने जाना है, फिर वहाँ से आओ फिर से थोड़ा रो लो, फिर से पढ़ लो। पर मेरे साथ में है ये, मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर मैं लास्ट अटेम्प्ट तक भी बनूंगी तो आगे वाला जो मेरा फ्यूचर है वो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं यही दूसरों को भी बोलती हूँ कि अगर कभी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बस 1 दिन 2 दिन बहुत है, 1 हफ्ते आप दुखी रहिए, पर फिर से कम बैक करिए और फिर से शुरू करिए। मानना पड़ेगा आपकी स्टोरी को सच में ऑनेस्टली कि इतना स्ट्रगल होने के बाद भी पीछे ना हटना, कम बैक करना। जी, तो इतना मोटिवेशन कैसे रहते हैं आप, पॉजिटिव कैसे रहते हैं? पॉजिटिव थॉट्स की बस मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो आप नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी लाए, जो आपके सराउंडिंग में नेगेटिविटी लाए, उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए अपन को। क्योंकि अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहेंगे ना तो आपको भी नेगेटिव वाइब्स आएंगी, नेगेटिव थॉट होंगे और फिर आप उस कारण आपका जो आउटपुट होगा, जो रिजल्ट होगा वो बहुत कम हो जाएगा। हर किसी को यही कोशिश करनी चाहिए कि वो पॉजिटिव रहे और अपने सराउंडिंग में भी पॉजिटिविटी ही रखे। अभी तक की लाइफ का सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट जर्नी का कौन सा रहा आपका? किसी भी स्टेप को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कम इम्पोर्टेंट है या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हर एक पार्ट अपने आप में धीरे धीरे आप एक स्टेप से आगे बढ़ते फिर अगला स्टेप इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिलेक्शन वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? नहीं, मुझे मदर बनना भी इम्पोर्टेंट है, वो डे भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। सिलेक्शन वाला दिन अपने आप में खास है क्योंकि लोग मुझे पहचान रहे हैं, पर बाकी सब चीज़ों का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। एक स्टोरी आपकी ये भी पढ़ी थी मैंने आपके हस्बैंड के बारे में कि उन्होंने जॉब को स्विच करते हुए आपको पढ़ने के लिए भेजा था। इनिशियली जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की तो मेरे हस्बैंड की जॉब मैयर में ही थी, केजेस सीमेंट में। उसके बाद यहाँ पे सैलरी वगैरह बहुत सही नहीं थी और वो इंजीनियर हैं इंस्ट्रूमेंट से। फिर मेरा ही था कि आप स्विच करिए करके, उन्हें स्विच भी किया और लास्ट में मेरे हस्बैंड इको सीमेंट में बनारस वाले लोकेशन में मैनेजर की पोस्ट पे डील कर रहे थे। और उसी बीच कोविड की सेकेंड वेव के दौरान मेरी सासू माँ की जो है उनकी डेथ हो गई। मतलब पहले उनको डर्मेटोमाइसाइटिस था जैसा मैंने आपको बताया, उससे वो रिकवर कर गए थे, पर कोविड की सेकेंड वेव के दौरान पहले पापा को कोविड हुआ, उसके बाद उनको भी कोविड हो गया, तो वो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद चीज़ें बहुत गड़बड़ा गई क्योंकि फिर घर पे कोई था ही नहीं। मतलब जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो भी जॉब में हैं, वो यहाँ पे MPV में है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, और हस्बैंड की जॉब थी बनारस की लोकेशन में। मेरी प्रिपरेशन अलग चल रही थी, पापा की जॉब थी मैयर में। तो फिर ये था कि अब घर पे भी किसी को रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे बीच में कभी मेंस देने के लिए, कभी प्री के लिए ही या कभी इंटरव्यू के लिए बाहर जाना हो जाता था। तो फिर और घर पे भी मुझे था कि मैं ऐसा अकेले थोड़ा मैनेज नहीं कर पाऊंगी करके, तो फिर मेरे हस्बैंड ने उस कारण जॉब ही छोड़ दी। मतलब 2-3 महीने तो ऐसा डिले करते करते कि ठीक है अब आता हूँ, थोड़ी लीव एक्सटेंड करते करते फिर समझ में आया कि मैनेज नहीं हो पाएगा, तो उनको जॉब ही छोड़नी पड़ गई। फिर इस बीच अभी बहुत समय से, क्योंकि जॉब छोड़ने से लेकर कोविड की सेकेंड वेव से लेकर अभी तक बहुत टाइम हो चुका है, तो सोसाइटी में भी हर कोई ये पूछता रहता था कि चल क्या रहा है तुम लोगों का, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इनके फ्रेंड सर्कल में, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरी मदर के साइड से इनफैक्ट हर किसी का चल रहा था कि मतलब जॉब नहीं कर रहे हैं, अभी क्या करेंगे। क्योंकि अभी तो ठीक है चीज़ें बैलेंस चल रही हैं, पर फ्यूचर में मतलब चीज़ें बैलेंस चलें उसको लेकर के बहुत लोग का था कि मतलब आप क्यों छोड़ दिया, मान लीजिए अगर नहीं होता है PSC फिर क्या करोगे, क्योंकि टाइम तो धीरे धीरे जा रहा है और हमारी एज भी बढ़ ही रही थी। मतलब मेरे हस्बैंड भी अराउंड 34 हैं, मैं भी अराउंड 31 हूँ, और अब ये टाइम नॉर्मल सोसाइटी में होता है कि अब तक फैमिली प्लान मतलब सेटल हो जाना चाहिए आप लोगों को, पर चीज़ें थोड़ी सी अनबैलेंस हो गई थी। ऐसा होता था कभी कभी तो मेरा पढ़ने का मन नहीं कि यार अब नहीं हो पा रहा है, इतने मेंस दे लिए, नहीं, जैसे 23 का ही मेंस था मेरा, नहीं निकला, तो फिर मिला था कि यार अब निकलेगा नहीं निकलेगा क्या होगा, आप अपना देख लो, कुछ बिजनेस ही शुरू कर देते अपन। ऐसा मेरे हस्बैंड का ही था कि नहीं आप करो, मुझे भरोसा आपका निकलेगा। लगातार आपने बैक टू बैक 5 अटेम्प्ट दिए, फिर भी आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिल रहा था, फिर कैसे आप कमबैक कर रहे थे? मैं अभी तक जितने भी टीचर्स से मिली हूँ प्रिपरेशन के दौरान, मैंने हर टीचर से एक ही लाइन सुनी थी कि आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी मेंटेन करना है। और मेरी एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, पॉजिटिविटी ही मेरी स्ट्रेंथ है। मेरे
किसी भी पहचानने वाले से आप पूछेंगे तो पता चलेगा कि मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। मैं नेगेटिव लोगों से बहुत दूरी भी मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। जो थोड़ा भी नेगेटिव होता है उसके साथ ज्यादा मतलब ऐसा टाइम तो देती हूँ उसको, पर उसके साथ पर्सनली बहुत कांटेक्ट नहीं करती कि नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए मेरे साथ। डिस्कनेक्ट हो जाते कुल मिला के जी बिल्कुल, है ना। जी मैं उनको भी कोशिश ये करूंगी कि वो पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहने से क्या अपना मेंटल हेल्थ भी बढ़िया रहती है और अपना आउटपुट भी बढ़िया रहता है जो हम काम कर रहे रहते हैं। तो मैं नेगेटिविटी से तो बहुत दूर रहती हूँ और स्माइलिंग फेस के साथ हमेशा रहती हूँ। अगर इस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर देखा जाए, सबसे बड़ा किसका रहा आपको? सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, पर अगर आप एक किसी व्यक्ति की बात करना चाहेंगे तो वो हस्बैंड ने मेरे, कि उनने इतने नेगेटिव रिजल्ट, जैसे कि आपने बोला कि 5 मेंस दिए, तीसरा इंटरव्यू था और प्री तो और एक और बढ़िया प्री, इन सभी जब नेगेटिव रिजल्ट आता था तो जैसे 23 का ही जब मेंस का रिजल्ट आया तभी मेरा 22 का इंटरव्यू था जनवरी में, और दिसंबर में रिजल्ट आया। मेरा इंटरव्यू शायद 3 जनवरी को था। मैं इंदौर में ही थी, इंटरव्यू देने के लिए गई थी मैं। तो शॉपिंग में गए हम लोग, मैं और मेरे साथ एक फ्रेंड है मेरी, उसका भी इंटरव्यू था, तो हम दोनों कुछ शॉपिंग के लिए गए थे। तो जब वहां पे रिजल्ट आया, एक फ्रेंड ने कॉल किया कि यार रिजल्ट आया, क्या हुआ तुम्हारा? तो फिर मैंने लिस्ट में चेक किया, मतलब रोल नंबर नहीं था मेरा। तुरंत बाद मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि कोई दिक्कत नहीं, आप इंटरव्यू अच्छे से देना, अभी तो आपका अगला मेंस भी है, परेशान नहीं होना। ही वाज काइंड ऑफ मतलब बेस्ट सपोर्ट सिस्टम जिसको आप बोल सकते हैं, कि नेगेटिव रिजल्ट आया तब भी वो मेरे साथ में। मैं प्री देने जा रही हूँ, ऐसा होता था कि प्री देने के बाद आप भी एक एस्पिरेंट रहे होंगे, तो अपन को पता है कि अपन फर्स्ट पेपर के बाद जैसे ही बाहर निकलते तो काउंट करने लगते हैं कि अपन को काउंट कर ले नंबरिंग अपन की क्या कैसी है। तो ऐसा होता था कि मैं, मेरे लिए सामने वाला लंच लेके कि मतलब लो आप खाओ, और मैं बस वहीं पे काउंट कर रही हूँ, अपने फोन पे भी इनके फोन पे भी। जैसे अंदर से इंसान पहले ही काउंट करके आ जाता है कि हाँ 75 तो लगभग सही है, पर जिन 10 में अपन को डाउट है उन 10 पे की मतलब हाँ आप इसका सर्च करिए कि क्या आंसर, इसका मैंने भी लगाया, देखिए क्या है आंसर। तो उनको भी बहुत इंटरेस्ट है इस चीज में, और मुझसे पहले बहुत सारी चीजें होती है जो इनको पता होती है। मैंने शायद पहला और या दूसरा ही एक एग्जाम होगा, मतलब प्री वाला, जिसका फॉर्म मैंने इंदौर में रहते हुए भरा होगा। उसके बाद से मैंने कभी कोई फॉर्म नहीं भरे, ना प्री के ना मेंस के। मेरे हस्बैंड है जो मेरे फॉर्म वगैरह का पूरा काम करते रहते हैं, वो मेरे लिए बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जी आपके बारे में अब 3 चीजें हैं, 3 चीजें आप निभा रही हैं ऑलरेडी। एक आप सुपर मॉम, एक वाइफ का रोल, एक डॉटर का रोल। तीनों अपने आप में कैसे बैलेंस करना, मतलब इनको निभाना, और फिर उसके साथ में एमपीपीएससी क्रैक करना, और फिर डीएसपी का पोस्ट लेना। देखिए डॉटर वाले जो रोल में है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि वहां से सपोर्ट बहुत मिलता है। और अगर इन लॉज के केस में देखें तो वहां पर भी मैं डॉटर इन लॉ ना होकर के डॉटर के तौर पे ही हूँ, क्योंकि वहां पर भी लोग मुझे बहुत सपोर्ट करें। जो सुपर मॉम का टैग आजकल मुझे दिया जा रहा है वो अभी ये है, मतलब वो मेरे लिए एकदम नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको मुझे लगता है उसको संभालने में मुझे ज्यादा दिक्कत है अभी, क्योंकि मैं थोड़ा उसको मैनेज करने में अभी मैं उसको सीख रही हूँ। आपको जो दिया गया है वो वाकई में जेन्युइन है, और देना भी चाहिए, डिजर्व करते हैं आप उस चीज के लिए। जी और अभी तक मैंने तो, आपने बोला कि केरल का देखा है आपने, बट मैंने तो आज तक कहीं नहीं सुना आप ही आपका चल रहा है। और चल क्यों रहा है कि है वाकई में डिजर्व करते हैं, और कौन होगा जो ऐसा आज तक नहीं देखा, सच में होने से बता रहा हूँ। जी मैंने पहले ऐसे मैं सोचा करती थी कि लोग ट्रेंड पे आते हैं, बहुत सारी रील्स मैं भी देखती हूँ टाइम पास करने के लिए, कभी यूट्यूब में कभी इंस्टा पे। तो वो जो रील्स है तो मुझे भी ऐसा लगता था कि क्या कभी मैं भी ट्रेंड कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ऐसा कैमरा लविंग टाइप पर्सन नहीं हूँ। मैं घूमने भी जाती तो मुझे फोटोग्राफी से ज्यादा पसंद है कि मैं वहां पे एक्चुअली प्रेजेंट रहूं। पर अब मैं देखती हूँ कभी मुझे लोग भेज रहे हैं कि यार आप ट्रेंड कर रहे हो, लिटरली हम वर्षा पटेल ला रहे हैं, डीएसपी वर्षा पटेल आ रहा है। मतलब चीजें बहुत बदल गई हैं इसके बाद से। चीजें आज रील की जगह रियल हो गई है, नहीं? रील की जगह रियल कहीं आप देख रहे थे रील में, वो आज रियल बन चुकी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी ये स्टोरी इंस्पायरिंग है, तो मैं दिल से ऐसा चाहूंगी कि जो विमेन्स हैं वो से अगर इंस्पायर हो पा रही हैं, कनेक्ट कर पा रही हैं, तो वो भी उस तरीके से अगर कुछ करना चाह रही हैं तो लगे रहें वो भी। और मुझे बहुत खुशी होगी कि ये स्टोरी उनको इंस्पायर करके मोटिवेट करे, ताकि वो भी जिस भी लाइन में बढ़ना जा रही हैं उसको आगे कंटिन्यू करें। मुझे लग रहा है जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं जी, आपकी जो भी स्टोरी सुन रहे हैं, आपकी एक स्टोरी हो सकता मे भी फ्यूचर में ऐसी कहीं स्टोरी बने। जी जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि ये स्टोरी सिर्फ रील्स और रियल से हटके लोग इससे कनेक्ट कर पाएं और इसका बेनिफिट जो वो उठा सकते हैं उसको उठाएं। अब मैं आता हूँ तैयारी के सेगमेंट में। जी, उसके बाद थोड़ा सा और फिर जानना चाहूंगा जर्नी के बारे में, ब्रीफ में जानना चाहूंगा। तैयारी की अगर बात करें,
जी। तो कहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी? प्री से हुई थी, मेंस से हुई थी, या फिर दोनों को ही साथ में लेके पढ़ा था? जी, मैंने प्रिपरेशन के लिए 17-18 में होटल एकेडमी में बैच ज्वाइन किया था। वो इंटीग्रेटेड था, उसमें प्री और मेंस साथ में चलता था। उसमें हमें समझ ही नहीं आया कि ये प्री का अलग से है या मेंस का अलग से। मुझे और अभी भी मुझे ऐसा समझ में नहीं आता जब लोग बोलते हैं कि प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, दोनों में लगभग चीजें सेम होती है। कुछ जो पोर्शन है वो अलग है, जैसे एथिक्स आप उसको हटा सकते हैं, पर साइंस तो दोनों में कॉमन ही है। उसमें लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये साइंस हम प्री के लिए पढ़ रहे हैं और ये हम मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, या हिस्ट्री ही है। फैक्ट है, जो जितने ज्यादा फैक्ट्स हमको प्री के लिए याद होंगे उतना ज्यादा हम उसको मेंस में इनपुट कर पाएंगे और उसी का बेहतर हमको आउटपुट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से वो जो स्टडी है वो इंटीग्रेटेड ही चलती है। जो कोर पोर्शन है मेंस का, जैसे हिंदी है, ऐसे है, एथिक्स है, ये अलग हो जाता है, पर बाकी चीजें तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है वो दोनों में, प्री और मेंस दोनों में कॉमन ही रहती है, और लोग उसको कॉमन करके ही चलें तो उसका उनको रिजल्ट ज्यादा बेहतर मिलेगा। ओके, आपका जो मीडियम है इंग्लिश रहा है, तो बचपन से आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते आ रहे हैं या फिर पहले हिंदी मीडियम? नहीं, मेरा स्कूलिंग हमेशा इंग्लिश मीडियम से रही है। ओके। और फिर मैंने ग्रेजुएशन में भी एग्जाम्स वगैरह इंग्लिश से ही दिए हैं, और अभी भी मेंस में इंग्लिश से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, मीडियम का कुछ फर्क पड़ता है क्या प्रिपरेशन में? मीडियम का फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को हिंदी के पेपर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हिंदी के पेपर के लिए? जी जी, क्योंकि बहुत सारे, जब मैंने मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने 19 में एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी इंदौर में ही। कॉटेल में जो है वो लोग हमको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते थे, मतलब अगर हमने कोचिंग ज्वाइन की है तो हम उनकी एक टेस्ट सीरीज फ्री में लगा सकते हैं। तो मैंने पहला जो ऐसे लिखा था, तो मैंने प्रदूषण के प्रकार में, मुझे वायु प्रदूषण की जगह मैं हवा प्रदूषण लिख के आई थी, मृदा प्रदूषण की जगह मैं मिट्टी प्रदूषण लिख के आई थी, क्योंकि मुझे वो शब्द याद नहीं थे तब। वोकैब्स मेरी हिंदी की इतनी अच्छी नहीं थी। पर वो समय के साथ अब मेरी उस पर भी पकड़ अच्छी हो गई, क्योंकि मैंने इतने मेंस दिए हैं, तो मैंने हिंदी की प्रिपरेशन भी शब्दों पे पकड़ अच्छी बना ली है। तो अब काफी बेहतर हो चुका है मेरा पहले से, और अब तो मैं लोगों को ऐसे सुनाती हूँ, मैं मतलब लगभग टॉपिक्स पे इंस्टेंट स्लोगन्स भी बना लेती हूँ हिंदी ऐसे के लिए। तो चीजें स्टडी के साथ बेहतर हुई हैं। ओके, आपकी जो प्रिपरेशन है जी, ज्यादा रोल उसमें आपका खुद का रहा है, सेल्फ स्टडी का रहा है, या फिर कोचिंग का रहा है? जी, मैंने जब कोचिंग की थी 17-18 में, तब जो सिलेबस था, तब से अभी तक में आपको भी पता है कि तीसरा सिलेबस है ये जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। कोचिंग का रोल तो है, पर कोचिंग के साथ ही आपका अगर मतलब पर्सनली अगर आप उसमें इनपुट नहीं दे पा रहे, तो कोई भी कोचिंग आपको, मतलब एक ही बैच में 150 बच्चे होते हैं, पर 150 बच्चे में सिलेक्ट 2 या 3 ही होते हैं, या 5 होते हैं। मान लीजिए अगले सब्सिक्वेंट ईयर्स में 10 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे उस बैच से, पर बाकी के 140 बच्चे तो नहीं हो पा रहे ना, उसमें उनको पर्सनल इनपुट तो देना पड़ेगा। अच्छा, अगर प्री और मेंस और इंटरव्यू की बात करें, तीनों स्पोर्ट्स सेगमेंट में से कौन सा आपको बेटर लगता है, मतलब खुद को अच्छा लगता है वो चीज करना, कि प्री देना अच्छा लगता है, फिर मेंस देना अच्छा लगता है, इंटरव्यू देना अच्छा लगता है? जब हम प्री की प्रिपरेशन करते हैं, हर प्री के पहले मेरे अभी लगातार प्री निकल रहे हैं, हर बार नंबर की स्कोरिंग भी मेरी बढ़ रही है। जैसे इस प्री में ही मेरे 85 क्वेश्चन सही थे, इसके पहले वाले में 84 थे, उसके पहले वाले में 82 थे, तो लगभग में मेरी स्कोरिंग बढ़ रही है। पर उसके बाद भी हर प्री के पहले इंसान पैनिक होता है कि यार पढ़ना है, अभी करंट नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, तो वो होता है। जब हम मेंस में आते हैं, प्री के समय में लगता है यार मेंस दे दो, मेंस तो बढ़िया रहेगा, अपन पढ़ लेंगे, पर वो फिर लगता है कि जब मेंस का समय आया, तो मेंस के समय में लगता है यार अपन हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं, एथिक्स अभी तो थोड़ी सी टफ पढ़ रही है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ पा रहे हैं। मतलब हर सेगमेंट अपने आप में टफ है। आप एक को क्रॉस करेंगे तो आपको दूसरे का पता चलता है। फिर जब इंटरव्यू में आओ तो फिर पहले तो लगता है कि इंटरव्यू ठीक है, चलो अपन को बस वीडियोज ही देखना, उससे अपन अपनी तैयारी कर लेंगे, दूसरे के मॉक देख लेंगे। पर जब आप इंटरव्यू के समय पे आते तो यार प्री में तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमने गलत कर दिया तो हमारा जो प्रेशर है वो सामने वाले को नहीं देखेगा, पर इंटरव्यू में हमने एक गलत किया, हालांकि उसमें प्रेशराइज नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पर्सनैलिटी का टेस्ट है, नॉलेज का टेस्ट नहीं है कहीं से भी, पर फिर भी एक अगर बैक टू बैक आपसे 4 या 5 क्वेश्चन गलत हो जाए तो थोड़ा प्रेशर में आ जाता है इंसान। तो हर जो एग्जाम है, जो स्टेप है, उसकी अपनी ही इम्पोर्टेंस है, अपना ही प्रेशर है, और उस प्रेशर से डील करने का तरीका भी अलग अलग है। मैं बोल सकता हूँ कि प्री पे जो आपकी कमांड है वो स्ट्रॉन्ग रहती थी, अब समय के साथ तो हो गई है। मेंस की कैसे क्या? मेंस में भी मेरी स्कोरिंग लगभग अच्छी रही, लेकिन मैं ऐसा मतलब क्योंकि मैंने ये मेरा 3rd इंटरव्यू था, तो ऐसा बोल सकती हूँ कि मेंस में भी मेरी अब कमांड अच्छी हो चुकी है। जो मेरा पहला ही मेंस था 19 का, वो मैंने पहला ही अटेम्प्ट था और वो मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी उसमें। तो मेंस में भी ऐसा मेरी मतलब मैं अपने मुंह या मिट्टू नहीं बनना चाहूंगी कि मैं खुद से खुद के लिए बहुत अच्छा बोलूं, पर
ठीक कमांड थी उस पर भी मेरी। आई थिंक आपका शायद अगर फीमेल में देखा जाए जी। डीएसपी में जी फर्स्ट रैंक है। जी, फीमेल डीएसपी में फर्स्ट रैंक है और फीमेल डीसी में ओबीसी से फर्स्ट वेटिंग भी है। ओके, तो आप तो जी। आई थिंक डीसी बन जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। तो आपका क्या है, डीएसपी में ही रहना ज्यादा प्रेफर करेंगे या फिर डीसी ही बनना है आपको, क्या है? देखिए मेरा पर्सनली कि मुझे यूनिफॉर्म बहुत पसंद है। यूनिफॉर्म, ओके। जी, तो मुझे तो था कि डीएसपी मतलब मेरी ड्रीम जॉब टाइप से बोल Okay. सकते हैं। और मेरे हस्बैंड का है कि डीसी, अब क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करते तो मैं उनकी बात को नहीं हटा सकती कि तो मुझे यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट जैसा कुछ नहीं है। नहीं, फिर भी पर्सनल। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट जैसा पर्सनली नहीं, मैं सच में बोलना चाहूंगी, कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन हमारे बीच में बहुत कम आती है। ओके। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी ये समझ जाता है, कभी मैं समझ जाती हूँ, तो दोनों ही साइड कभी से वो कभी चीजें- होती है आपके बीच में ऐसा कि बिल्कुल थोड़ी बहुत होती है, फिर रात को सो गए, सवेरे सब नॉर्मल। ऐसा कोई मोमेंट जो शेयर करना चाहे कि वो कुछ रहा ऐसा किस चीज से रिलेटेड? इसी टाइप से, मतलब कॉन्फ्लिक्ट किसी चीज से या प्रिपरेशन से रिलेटेड भी कुछ हुआ हो? प्रिपरेशन से रिलेटेड कभी कभी हो जाता है कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि यार बस बहुत पढ़ लिया, अच्छा, और वो आपको पढ़ने का बोलते थे? फिर वो ऐसे बोलेंगे कि ठीक है चलो मत पढ़ो, फिर अगले दिन फिर से चलो अब हो गया काम वाम, आप पढ़ो, मैं होके आता हूँ, जो भी इनका काम रहता है, ठीक है अब हो गया, मैं जा रहा हूँ, अब बंद कर लो, आप पढ़ो। मुझे लगता है वो आपके पीछे से मतलब पुश करते थे, नहीं? अगर आप मेरी शादी जब तय हुई थी हाँ तो जैसे चलता है, मान लीजिए मेरी तय होने से लेकर शादी के बीच में 4 महीने का करीब समय था, दिसंबर और हाँ। अप्रैल में। तो मुझे मैंने तो इनको गिफ्ट में वॉच और गॉगल्स ये सब दिए, पर हाँ। सामने वाले की साइड से मुझे जो गिफ्ट मिली थी वो मुझे आज भी याद है, मेरे पास रखी हुई है, जो हिंदी की लूसेंट है ना, हिंदी सब्जेक्ट की लूसेंट, जिसको हाँ। मैं अभी भी यूज करती हूँ मेंस में, अच्छा, वो लूसेंट मिली थी मुझे और एक करंट की बुक मिली थी। तो ये जी। क्या सोच के दिया था? नहीं, ये मुझे पढ़ाई के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जी, मतलब इनका शुरू से था हाँ। कि आपको पढ़ाना है एटलीस्ट कहीं, मतलब कुछ मतलब ना मेरे कुछ साथ ही ये एक निःशुल्क संस्था भी चलाते हैं, यहाँ पे नगर सेवक हैं ये। तो एक हम इनकी साइड से एक निःशुल्क संस्था चलती है जिसमें हम बच्चों को, गरीब बच्चों को फ्री में, मुफ्त में उनको ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो वो चलती भी सेवा बस्तियों में है, जहाँ पर जिनके पेरेंट्स दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं, तो उनके लिए एक निःशुल्क संस्था चलाई जा रही है, जिसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है। बहुत सारे लोग, मतलब यहाँ पे जो कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, सब लोग उसमें अपना अपना समय देते हैं। एक ट्यूटर रख दी गई है वहाँ पर, तो इन लोगों को पढ़ाई करवाने में बहुत इंटरेस्ट है, और अगर कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो ये लोग उसको सपोर्ट भी बहुत करते हैं। बाकी आपके जो हस्बैंड है, जी। इनका आई थिंक पीएससी से ज्यादा ताल्लुक नहीं रहा है। नहीं, उन्होंने मुझे बिल्कुल। बताया था हाँ। कि मेरा इन चीजों में पता है, बट जी। मैंने कभी इन चीजों की तैयारी नहीं की है। हाँ, नहीं, प्रिपरेशन नहीं की, मतलब ये है इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग के जस्ट बाद यहाँ पे जॉब करने लगे। इनका भी पहले प्लान था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, ऐसा कुछ? नहीं, इनके एक फ्रेंड है, वो सिलेक्टेड है, तो शायद मुझे लगता है वहां से थोड़ा सा मोटिवेटेड हुए होंगे कि अगर वो हो रहे हैं तो अपन भी कर सकते हैं करके। पर फिर इन्हें थोड़ा सा जॉब वगैरह ज्वाइन कर ली थी, और उसके साथ टाइम नहीं मिल पाता था, क्योंकि वहां पे मेरी मदर इन लॉ की भी तबीयत थोड़ी सही नहीं रहती थी, तो कंटिन्यू उनको नागपुर ले जाना, और ऐसा घर पे भी ये सिंगल है, तो फिर थोड़ा हम मैहर से लोकल ही, और उनकी जॉब भी मैहर में चल रही थी, तो फिर थोड़ा सा टाइम भी मैनेज करना कि रिलेटिव्स, कभी किसी के घर फैमिली फंक्शन, कभी कुछ, तो वहां भी जाना, जॉब भी, फिर मम्मी की भी हेल्थ को लेकर के, तो उस कारण इन्होंने प्रिपरेशन तो नहीं की, पर इन्होंने बाकी लोगों को बहुत बूस्ट किया है प्रिपेयर करने के लिए। अभी क्या सिलेबस चेंज हुआ है? जी पहले आपने आई थिंक शायद आप 3 बार सिलेबस चेंज हुआ है, जी है ना? तो लगातार आपको चैलेंज आए होंगे, कभी ये सोर्सेज फॉलो करना, कभी चेंज करना, कभी ये करना, तो क्या क्या चीजें सोर्सेज को लेकर चैलेंज आए आपके माइंड? अभी जो एस्पिरेंट्स प्रेजेंट में तैयारी कर रहे हैं, और जो पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत चैलेंजिंग था। एक सिलेबस को जैसे तैसे वो अपने सिनॉप्सिस बना पा रहे हैं, फिर से सिलेबस चेंज, फिर नया कंटेंट ढूंढना, अपनी आंसर राइटिंग करनी है, फिर पकड़ बनानी है, फिर से पता चला उन्हें प्री नहीं निकला, तब तक वो मेंस की ही तैयारी कर रहे हैं, कंटेंट ही ऐड कर रहे हैं, फिर से 2 बार के बाद फिर से सिलेबस चेंज। तो ये अभी प्रेजेंट में मेरे ख्याल से सभी एस्पिरेंट्स के लिए चैलेंजिंग है, पर ठीक है, बहुत हद तक सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि कोचिंग्स के मटेरियल इजीली मिल जाते हैं इंदौर वगैरह में। यूट्यूब में भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। आप जैसे लोग हैं जो बहुत सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करते हैं, टेलीग्राम में, या और भी ऐसे चैनल हैं जहाँ पे लोग कंटेंट इजीली प्रोवाइड करते हैं। कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो हमको नहीं पता होता, पर आप जैसे लोग मार्गदर्शक बनकर उसको भी प्रोवाइड करते हैं, तो चीजें हेल्पफुल हो जाती हैं, पर एट द एंड सिलेक्ट आपको ही करना है। जो एस्पिरेंट है उसको ही चीजें मतलब अपने हिसाब से ढूंढनी कि वो किस कंटेंट के साथ कंफर्टेबल है।
किसकी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल है। और एक और चीज जो फॉर्मेट को लेकर है, उसमें कंटेंट की अगर बात करें तो अभी फॉर्मेट जो है क्या है, 2 और 5 और 11 नहीं 2 5 11 2 5 11 जी। क्या अप्रोच रहती थी आपको इनको तीनों को फॉर्मेट को डील करने की? देखिए 2 मार्कर का तो है कि आपकी पूरी तैयारी प्री के दौरान ही हो जाती है, क्योंकि आप प्री में जितने फैक्ट्स लर्न करते हो वही आपको 2 मार्कर में जाके सीधा लिख देने हैं। 5 मार्कर भी अब मेरे ख्याल से ज्यादा फैक्चुअल हो चुका है, क्योंकि उसमें स्पेस इतना कम है कि आप उसमें बहुत लैंग्वेज नहीं ऐड कर सकते, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप उसमें फैक्ट ही देते हैं। तो वो तैयारी भी आपकी प्रीलिम्स के दौरान ही हो जाती है, क्योंकि प्रीलिम्स में बेसिकली अपन लोग हर टॉपिक के सिर्फ फैक्ट्स की ही तैयारी करते हैं। 11 मार्कर्स में अपन यहाँ पे एकदम जो सिलेबस में टॉपिक है उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, और PYQ से भी बहुत हद तक हेल्प हो जाती है। अगर इंटरव्यू की बात करें जी, तो 3 इंटरव्यू दिए आपने, कौन सा बेस्ट रहा था इंटरव्यू? इस बार वाला मेरा जो इंटरव्यू है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा इसलिए रहा बाकी की 2 की कंपैरिजन में, क्योंकि इस बार मेरी जॉब से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। पूरे क्वेश्चन लगभग मेरे डिपार्टमेंटल चले थे, और चूंकि मेरी जॉब सांची में है तो उसमें उन्होंने थोड़े टांग टाइप की भी खींची, बोल सकते हैं कि एडल्ट्रेशन से रिलेटेड की दूध में बहुत मिलावट चल रही है, घी में बहुत मिलावट है, आप लोग कैसे रोक पाते हैं करके। तो ये इंटरव्यू बाकी के 2 की कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर गया। अगर मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स बताना चाहें आप तो कितने क्या है? मेंस में मेरे 738 मार्क्स हैं और इंटरव्यू में 146 हैं, और इंटरव्यू में ओवरऑल 3rd हाईएस्ट नंबर है। 3rd हाईएस्ट? जी। अरे गजब। अभी क्या प्लान रहेगा फिर आपका? अभी तो मेरा मेंस है 25 का, और तब तक BC की वेटिंग क्लियर हो नहीं पाएगी, तब तक मेंस हो जाएगा। तो अभी तो है मेंस देने का, पर पहली प्रायोरिटी मेरी डॉटर है, उससे टाइम मिल पाएगा तो मैं मेंस के लिए प्रिपेयर कर पाऊंगी। तो अभी तो मेंस है, और इसके बाद मैंने सोचा है कि मैं एक अटेम्प्ट पढ़ के UPSC का जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि इसके पहले मैंने UPSC नहीं दिया हुआ है। एक बार दिया है, पर इसी तैयारी के दौरान ही दिया था शुरू में। उसके बाद मैंने सोचा कि अटेम्प्ट्स वेस्ट नहीं करने चाहिए, शायद जल्दी हो जाता तो मैं उस पर ज्यादा टाइम दे पाती, पर अब चूंकि टाइम भी बहुत हो चुका है और अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी डॉटर के साथ भी बढ़ चुकी है, तो एक अटेम्प्ट देना चाहूंगी मैं UPSC का, वो नेक्स्ट होगा। UPSC का जो प्लान है वो आपका है या फिर आपके हस्बैंड? नहीं, अब UPSC तो मेरा है, क्योंकि अब मतलब PSC के दौरान फिर मुझे अब बहुत क्रेज है सिविल सर्विसेज का। पहले तो मुझे लिटरली नहीं पता था कि सिविल सर्विसेज में मतलब क्या पर्क्स हैं और क्या मजे होंगे, पर क्योंकि लोग अब सिलेक्शन के बाद तो और भी ज्यादा ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो लोग मिलने आ रहे हैं, जो लोग मुझे जानते नहीं थे वो मुझे पूछ रहे हैं। मैहर में मुझे बहुत ही कम लोग जानते हैं, शायद मेरे पड़ोसियों के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन आज जो आपको जानते हो और किसी को इतना नहीं जानते होंगे। जी बिल्कुल, लोग मिलने आ रहे हैं। लोग अब मैं सोशल मीडिया पे भी कभी कभी चेक करती हूँ तो लोग मैसेज करे, दीदी मैं ये यहाँ से हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि इम्पोर्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई है। जी, पहले की कंपेयर में काफी ज्यादा बढ़ गई है। काफी पहले भी इसको भी बहुत ज्यादा बोल सकते हैं। अच्छा। पहले तो नहीं थी मेरी ऐसा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं रहती हूँ। स्क्रॉल तो बहुत करती हूँ मैं सोशल मीडिया, मतलब इंस्टाग्राम भी चलाती हूँ, टेलीग्राम भी चलाती हूँ, फेसबुक भी चलाती हूँ, सिर्फ स्क्रॉल करती रहती हूँ। वो इसलिए करती हूँ कि कभी अगर मैं पढ़ नहीं रही हूँ तो मैं मेरे उसमें बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जिनको मैंने फॉलो करके रखा हुआ है, जैसे आपका ही चैनल है टेलीग्राम पे, या फिर एक अध्ययनशाला करके है, या सारांश ICS करके है। तो ये जो चैनल्स हैं इन पे कंटेंट बहुत मिल जाता है। तो मैं जैसे कभी बस पे ट्रेवल कर रही तो स्क्रॉल कर रही कि चलो ठीक है न्यूज़ पढ़ ली जाए, है ना। अभी मैं इस इंटरव्यू के पहले जब से डिलीवरी का था लास्ट में, मैं करंट नहीं पढ़ पा रही थी, और इस इंटरव्यू के पहले मैंने बहुत ही कम करंट पढ़ा, क्योंकि पहले मैं हॉस्पिटलाइज रही तो 8-9 दिन तो उसमें चले गए, मतलब घर आने और चीज़ें थोड़ा मैनेज करने में, क्योंकि मैं इनिशियली उठ भी नहीं पा रही थी और थोड़ा दिक्कतें थी उस समय पे। जो सोशल मीडिया है ना, उसकी एक अच्छी चीज़ क्या है कि आप लेट कर भी उसको स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं। तो मैं उसका यूज उस वे में करती हूँ। जैसा कि आपने चैनल्स का बोला, 3-4 लोगों का नाम लिया, बट उसमें मेरा भी बोलना चाहूंगा कि जो मेरा चैनल था, मतलब है अभी, टेलीग्राम और जो भी यूट्यूब वगैरह पे, तो टेलीग्राम को किस तरह से यूज किया आपने? अगर मेरे इसमें कंटेंट में मैं बताना चाह रही हूँ, आप बहुत सारी चीजें, जैसे आप टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर देते हैं, दूसरे ग्रुप्स को रेफर कर देते हैं, कभी जो टॉपर्स की कॉपीज डाल देते हैं, उनका कंटेंट डाल देते हैं। आपको नहीं पता आप लोगों की कितनी हेल्प कर रहे हैं। सच में? जी, लिटरली ऐसा कहना चाहूंगी मैं। मतलब जो भी चैनल वाले हैं उनके इंडिविजुअल जो बेनिफिट्स होंगे वो हमको नहीं पता, पर हमारे उसमें से क्या बेनिफिट्स है वो हमको पता है। ऑनेस्टली बताऊं तो हो सकता है किसी को ये ईगो वाली बात लगी, लेकिन काफ़ी सारे चैनल्स हैं, कोचिंग वाले होंगे या फिर ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी होंगे जो मैं चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में जैसे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, चाहे टेस्ट सीरीज में खुद के पैसे से ला के वहाँ पर डालता था मैं,
आपको ऑनेस्टली अच्छा। बता रहा हूँ मैं। हाँ, ये अगर चीज़ मैंने मुझे MGICS नहीं के डाला है, खुद लेके आया, परचेस किया, आकार का लेके आया, आकार का खुद का लेके आया, फिर उनका जी, जी। PDF बना के लिटरली मैं PDF बना के, भले मैं ना पढ़ता था लेकिन वो PDF पे डाल देता था। हाँ, ये तो एक मुझे मतलब एक बहुत अंदर हेल्प रहता कर था रहे कि हैं यार आप चलो लोगों कोई वेट कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे हैं, आप थोड़ी जा सकते हैं महात्मा गांधी ज्वाइन थोड़ी, जी, आप बिल्कुल। आकार ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। और एक जो भी एस्पिरेंट सभी तो नहीं कर सकता। सब टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस अलग-अलग होते हैं और सभी टेस्ट सीरीज तो हम नहीं ज्वाइन कर सकते। पर थैंक्स टू यू कि आप चीज़ें प्रोवाइड करो, आपके जैसे जो और भी और मुझे भी जान के खुशी हुई कि कहीं ना कहीं अगर हमारा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट किसी की जर्नी में रहता है तो कहीं ना कहीं हम भी उनके साथ में जी, बिल्कुल। आप फील सोशल कर मीडिया पाते हैं प्लेटफॉर्म कि का बहुत लोगों पे, अब के एक्सपीरियंस पे तो बहुत उनका उसका बेनिफिट्स मिल रहे हैं। पहले की कंपैरिजन में अब जो बिल्कुल। चीजें हैं वो ज्यादा बेहतर हैं। इसीलिए कि आप जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, छोटे से शहर में हूँ, मैहर में, तो जैसे अब यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट है जो नहीं मिल पाते हैं। वो कंटेंट आप जैसे लोग ही हैं जो हमको प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि मैं मान लीजिए MGICS है, ठीक है, बहुत फेमस है, मैं उसको ज्वाइन कर सकती हूँ, पर हो सकता है उत्कर्ष की भी कोचिंग का कोई टेस्ट सीरीज हो, या SMJ का है, या मतलब ऐसे बहुत सारी कोचिंग है जो जिनके आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे। बिल्कुल। तो उन सभी कोचिंग्स को तो मैं अपने पॉकेट से नहीं ज्वाइन कर सकती, क्योंकि हर एक टेस्ट सीरीज का अपना एक कॉस्ट है। और अगर आप उसको परचेस करके हम जैसे लोगों के लिए डाल रहे हैं, जिसके कारण ये हर जगह अवेलेबल हो पा रहा है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि अच्छा लगता है कि कोई उन चीज़ों को पढ़ के आज और एक बड़ी पोस्ट पे पहुंचा है। जी, आपका जो कंटेंट है वो इंटरव्यू के दौरान भी बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि अपन इंटरव्यू के जस्ट पहले भी स्क्रॉल करते हैं कि लास्ट इंटरव्यू में क्या पूछा गया। बीइंग एन Right. एस्पिरेंट अपन अंदर तो नहीं पूछ पाते, क्योंकि बिल्कुल। अंदर से जो एस्पिरेंट्स है वो सीधे बाहर चले जाते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते। और अब वहाँ पे फोन ले जाना भी अलाउ नहीं है, तो अपन Right. फोन से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। पर आप जैसे लोग एक दिन पहले या बाद में या कभी भी, जो Right. 1 महीने पहले से जो इंटरव्यू चल रहे हैं, तो उनके क्वेश्चंस जो एस्पिरेंट्स के होते हैं वो आप पूछते हैं। और चूंकि आप PSC से कनेक्टेड है, तो आप उनसे रिलेवेंट क्वेश्चन ही बिल्कुल। पूछते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर वो हर कुछ रिलेवेंट नहीं होता। बिल्कुल। तो वो आपके चैनल का मैं मानती हूँ कि प्री, मेंस और इंटरव्यू, प्री के लिए आप टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर देते हैं, मेंस के लिए आप टॉपर्स की कॉपीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए आप इंटरव्यू ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा आप कहाँ पे गाइड करेंगे? और पहले के टाइम पे तो ये चीज़ें बहुत बड़ी मुश्किल थी, कहीं पे आप सर्च करने पे भी नहीं मिलती थी। आज से अगर जी। 4 साल पहले भी जाए, कोविड के पहले, नहीं थी, क्योंकि मैंने 19 में भी प्रिपरेशन की है, तो उस समय पे 19 के इंटरव्यू तक भी ऐसा था शुरू में कि हम दृष्टि IAS के मॉक देखते थे, और उनके मॉक UPSC लेवल के होते हैं, उनके क्वेश्चन उनके लिए रिलेवेंट होते हैं, ना कि MPPSC के रिलेवेंट होते हैं। आपके चैनल का या जो MP से जो चैनल्स हैं, उनका MPPSC के लिए ज्यादा बेनिफिट मिल पाता है। जी। अच्छा, एक चीज़ करंट अफेयर जो है जी, वो आप मेंस में यूज करते थे और डेली बिल्कुल। पढ़ते थे करंट अफेयर? हाँ। क्या क्या चीजें फॉलो करते थे करंट अफेयर की? मतलब मेरी एक बहुत बेकार हैबिट बोल सकते हैं या अच्छी भी बोल सकते हैं। लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर को एज अ न्यूज़पेपर थोड़ी देर पढ़ना चाहिए, और यदि मैं न्यूज़पेपर जब पढ़ती हूँ तो मुझे अप्रॉक्स 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद है और मैं भास्कर पढ़ती हूँ। ठीक है। तो मैं भास्कर के फ्रंट पेज या जो हालांकि मैं सब न्यूज़ नहीं पढ़ती उसमें, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे मर्डर हो, यहाँ पे वो, उसको थोड़ा थोड़ा सा बस हेडलाइन पढ़ लिया, उसका कंटेंट नहीं पढ़ती। पर जो मेरे एग्जाम रिलेवेंट है उन चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। मैं न्यूज़पेपर की एक डेली रीडर हूँ। मतलब मैं न्यूज़पेपर अगर मैंने नहीं पढ़ा सवेरे, तो मुझे रात तक भी यदि टाइम मिला, मैं फ्री हो गई और मेरे पास कुछ नहीं, तो मैं कहा चलो आज का न्यूज़पेपर ही पढ़ लिया जाए। बट आपका मीडियम तो इंग्लिश है, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम का कोई फर्क थोड़ी में पड़ेगा। न्यूज़ तो न्यूज़ ही रहेगी ना। अगर मैंने पढ़ा कि GST 2.0 आ गई है, तो वो वही रहेगी। बट कंटेंट को डिलीवर करने में कहीं नहीं, अब मैं बाइलिंगुअल हूँ, अब मैं Okay. हिंदी में भी कंफर्टेबल हूँ, Okay. क्योंकि MPPSC में आपको भी पता है कि जो कंटेंट मिलता है वो मैक्सिमम हिंदी में मिल पाता है। जैसे अपन दैनिक भास्कर ही पढ़ रहे हैं, या फिर प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, या जो रोजगार पढ़ रहे हैं, तो सभी लगभग कंटेंट हिंदी में मिलता है। तो बाइलिंगुअल होना पड़ता है, और बढ़िया भी है क्योंकि अपन MP में है और जॉब भी यहीं पे करनी है, यहाँ के लोग भी हिंदी भाषी हैं, तो हमको हिंदी हद तक कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा। Okay. कुछ और चीजें जो शेयर करना चाहें आप, कि आपने और भी कुछ चीजें ऐसी पढ़ी है या फिर उन रिसोर्सेज का यूज किया है अपनी प्रिपरेशन जी, में, या फिर कुछ प्लेटफॉर्म हो या गवर्नमेंट की वेबसाइट हो? अब मेरे साथ में है, जैसे मैं कोई भी चीज पढ़ रही हूँ, जैसे मैं MP की ही बात करते हैं अपन, तो MP के लिए मेनली तो अब लोग परीक्षा धाम की बुक रेफर करते हैं। मैंने भी उसको प्रेफर किया, और मेरे पास उसके 3 एडिशन है। 3 एडिशन? जी,
और मेरे साथ ये भी है कि अगर मैं कोई और कंटेंट कहीं और से पढ़ रही हूँ अपडेट करने के लिए, तो मैं मेरी एक राइटिंग हैबिट भी बहुत बेकार है। मेरी कोई भी बुक आपको प्लेन नहीं मिलेगी, हर बुक में गुदागादी मिलेगी। गुदागादी भी मतलब जो मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ वो वहाँ पे मैं लिख रही हूँ। मतलब ऐसा कि अगर मैंने नदियाँ ही पढ़ी तो उससे रिलेटेड कोई और फैक्ट किसी और बुक में है तो मैं उसी बुक में लिख लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज पे नहीं जाती। जैसे मैंने शुरू में हिंदी ग्रंथ अकेडमी पढ़ी है, वो बहुत अच्छी बुक है और वो गवर्नमेंट की बुक है और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की बुक है तो गवर्नमेंट एग्जाम भी वही कंडक्ट करते, तो उसका कंटेंट अपन के लिए बहुत रेलेवेंट है। या अगर मैं कोई एग्जाम का कोई PYQ ही लगा रही हूँ तो मैं सीधे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जा करके उसको चेक करती हूँ। जैसे मैं NGT पढ़ रही हूँ तो मैं NGT की वेबसाइट पे चली जाती हूँ कि जैसे पहले कमीशंस थे इसके पहले वाले सिलेबस में, तो NGT अगर मैं पढ़ रही हूँ तो NGT की वेबसाइट पे विजिट कर लिया ताकि उनका लोगो पता चल रही है। बहुत सारी चीजें हैं जो पता चलती है, जैसे उन्होंने कोई नई स्कीम्स लाई या कुछ नया जो भी लाते हैं तो उनकी वेबसाइट पे ज्यादा जैसे RBI का अभी अपने यहाँ पे चल रहा है कि एक टॉपिक है प्री में बैंक्स वाला जो है, मेंस में भी है RBI तो खैर, तो RBI के गवर्नर्स और उनका कि कितने गवर्नर कितने डेप्यूटी गवर्नर्स और क्या कैसा, तो मैं RBI की वेबसाइट से उसको क्रॉस चेक कर लेती हूँ। तो मैं क्रॉस चेक करना पसंद करती हूँ और मैं उस वेबसाइट बुक से ज्यादा उस वेबसाइट पे विजिट करके जो चीज ओरिजिनल मुझे मिल सकती है मैं वहीं से उसको यूज करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कुछ चीजें अभी अपने मेंस के सिलेबस में मेंटल डिसऑर्डर्स वाला जो टॉपिक है या ऐसे कुछ जो टॉपिक है, मैंने इनको उस समय पे इनके कंटेंट जल्दी मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि वो मेंस बहुत जल्दी ही था, तो मैंने इनको NCERT से पढ़ा था। या जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है जो यूनिट अलग से जुड़ी है पेपर 3 में, तो मैंने वो पोर्शन भी NCERT से ही कवर किया हुआ है। तो मैं गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है, गवर्नमेंट की बुक है, जैसे NCERT गवर्नमेंट की ही पब्लिकेशन है, तो मैं इन सब चीजों का यूज करती हूँ। ओके, अच्छा, इंटरव्यू के लिए आपने कुछ तैयारी वगैरह की थी या फिर खुद ने ही प्रिपरेशन किया था इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू की प्रिपरेशन वैसे तो इंसान इंडिविजुअली करता है क्योंकि वो पर्सनैलिटी का टेस्ट है और मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, पर मैंने इंटरव्यू की कोचिंग भी की हुई है, कुछ क्लासेस ली हैं ऑनलाइन। प्रदीप मिश्रा सर हैं एक इंदौर में, उनकी मैंने क्लासेस ली हैं, वो बहुत ही अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने उनकी क्लासेस ली हुई हैं और उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा गाइड भी किया हुआ है। ओके, तो मतलब अगर आपको लग रहा है तो आप गाइडेंस ले सकते हो इस टाइम? जी, मैं ऐसा बाकी एस्पिरेंट से ही बोलना चाहूंगी जो इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं और अगर थोड़ा भी हेल्प की जरूरत है तो बिल्कुल उनके पास जाएं। वो बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक हैं क्योंकि वो कंफ्यूज नहीं करते और ना ही वो डराते हैं, और उन्हीं का है कि आपको पॉजिटिव रहना है और नेगेटिविटी से दूर रहना है, जो कि मैं फॉलो करती हूँ हमेशा। मेंस में एक चीज मुझे ध्यान आ रही है कि जो भी सिलेक्टेड है टॉपर्स रहते हैं वो बोलते हैं कि आपको मेंस में नोट्स बनाना चाहिए, शॉर्ट नोट्स। जी बिल्कुल बनाना हर कोई बोलता है। आपने बनाए थे नोट्स? जी, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं क्योंकि मेंस के समय पे लास्ट में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर एक बुक को, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सा सोर्स, कभी कोई सी बुक निर्माण IAS से कोई टॉपिक पढ़ा या कभी परीक्षा धाम से कुछ पढ़ा, और अगर लास्ट समय पे मैं देखूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं सभी बुक्स के सभी पन्ने पलटा सकूं। अपने हैंड रिटन नोट्स पढ़ना पसंद है, तो मैं अगर बुक से भी पढ़ रही हूँ, कोई बुक किसी कोचिंग के नोट्स है मेरे पास प्रिंटेड, तो मैं उनको भी लिख ही लेती हूँ कि मतलब जो काम की चीजें हैं उनको लिखना पसंद करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होती रहती है, स्पीड भी मेंटेन रहती है, और कंटेंट चूंकि मैं खुद से लिखती हूँ तो लास्ट मोमेंट के लिए मुझे याद रहता है कि मैंने ये नोट्स कहाँ पे लिखे हैं। जैसे कभी कभी तो ये भी पता होता है कि इसका आंसर मैंने फ्रेम करके रखा हुआ है, तो बस लास्ट में अपन ने वो पढ़ लिया और वो टॉपिक हो जाता है। तो शॉर्ट नोट्स का बहुत बेनिफिट है इसमें। किनको बोला जाता है शॉर्ट नोट? शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है कि अगर आपने एक पेज पढ़ा, उसमें से जो चीज एकदम ही कोर है कि मतलब इसको अपन को पता होना चाहिए, उसको आपको एकदम कम शब्दों में लिख लेना है। मतलब अगर एक पेज है तो उसको मुश्किल से एक पैराग्राफ में खत्म करना है, कोशिश ये करनी। कभी कभार कोई पेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो एक पैरा में खत्म नहीं होता, उसके कोई पैरामीटर्स नहीं है कि अपन शॉर्ट नोट के क्या पैरामीटर्स है, किस हिसाब से बनाए। पर यदि 60 पेजेस के कोई नोट्स हैं तो अपने पास 10 से 12 पेजेस के अंदर आ जाने चाहिए। लगभग आपकी जो जर्नी को है आई थिंक 8 साल के आसपास? हाँ, 7 साल हो चुके हैं, 8वां ये हो चुका है। पहले जो चैलेंज आए थे क्या लास्ट तक कम हुए या फिर बढ़ते गए चैलेंजेस? चैलेंजेस तो नहीं, मतलब शुरू में तो PSC की जो स्ट्रीम है वो ही नहीं थी, तो उस दौरान कोई भी नोट्स नहीं पता था। सबने बोला कि NCERT पढ़नी तो अपन पॉलिटिकल साइंस की भी NCERT पढ़ रहे हैं। तब तक गाइडेंस की जो है, इसीलिए मैं बोलती कि कोचिंग का मेरे उसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनने कंटेंट तो बहुत सारा है पर उसमें से उन्होंने कट शॉर्ट करके बताया कि आपको ये नोट्स पढ़ने चाहिए, ये बुक पढ़नी चाहिए,
जैसे दैनिक भास्कर ही है, पहले मेरे घर नई दुनिया आता था, तो अब मुझे समझ में आया कि मतलब मुझे दैनिक भास्कर ज़्यादा पसंद है और उसकी संपादकीय भी पसंद है, तो उसका बेनिफिट भी पेपर 6 में मिलता है। पहले के चैलेंजेस है कि बहुत सारे सोर्सेज हैं, हम हर किसी के पीछे भाग रहे हैं। अब लिमिटेड सोर्सेज है क्योंकि अब अपन को पता चल चुका है कि इस सोर्स से ठीक क्वेश्चन बन रहे हैं। अब जो चैलेंजेस हैं वो कम है, पर अब मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे समय के साथ आपका सिलेक्शन नहीं होता वैसे वैसे मेंटली थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। आपने अपनी एज का भी मेंशन किया था जी, इस एज में सिलेक्शन लेना, हाउ इज दिस पॉसिबल? किसी भी एज में सिलेक्शन लेना पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं, मैंने तो पीएससी की प्रिपरेशन ही, जो इस बार की टॉपर है हर्षिता दवे, वो 22 की एज में टॉपर बन चुकी हैं, सिलेक्ट हो चुकी है। मैंने 23 की एज से प्रिपरेशन ही शुरू की है, तो एज एज सच मेरे ख्याल से मैटर नहीं करती सिलेक्शन को लेकर के। आपका डेडिकेशन है, गोल है जो मायने रखता है। अब लग रहा है कि आपका जो गोल है वो अचीव हो चुका है, जिसके लिए आप ये सारी चीजें हो रही थी, इतना स्ट्रगल, इतना चैलेंजेस को फेस करके फाइनली आपने सिलेक्शन लिया। जी बिल्कुल, मैंने बहुत सारे पिछले 8 सालों में बहुत सारे ऐसी मैरिजेस हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनको मैंने अवॉइड किया कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे जाने से मेरा टाइम वेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। या बहुत जगह सिर्फ ऐसा हुआ कि मैं गई मेरे कजन्स की शादी में, तो 1 घंटे के लिए गई और फिर से आ गई, है वो चीज़ों का तो अंतर। अगर जर्नी की बात करूं मैं, कुछ चीजें ऐसी जो अभी तक आपने बताई नहीं है, जी, ऑफ कैमरा मुझे बताई थी, मैं जानना चाहूंगा कि और थोड़ी ब्रीफ में बताओ आप। जर्नी मेरी बहुत वहाँ अप्स से एंड please, डाउन से भरी हुई है। बहुत अच्छा फेज भी देखा है मैंने, बहुत बुरा फेज भी देखा है मैंने। जैसे मेरी मतलब बर्थ से लेकर स्कूलिंग तक तो चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। पापा की जॉब थी, सब सेटल चल रहा था, कोई प्रेशर नहीं, कोई मतलब जो भी प्रेशर था, जैसे पापा की हेल्थ इश्यूज तो खैर क्लास 9 से थे, पर चूंकि मेरे भैया लोग बड़े हैं तो वो लोग उसको मैनेज करते रहते थे, हॉस्पिटल ले जाना और सब कुछ। फिर ग्रेजुएशन के दौरान पापा का पहले किडनी फेलियर हुआ, तो उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। उस बीच बहुत दिक्कतें हुई, क्योंकि मेरे पापा प्राइवेट सेक्टर में थे तो सैलरी आना बंद हो चुकी थी। भैया मेरे कॉन्ट्रैक्टर हैं बड़े वाले, पर चूंकि हम लोग गुजरात शिफ्ट हो गए थे उनके ट्रांसप्लांट के लिए, तो भैया का भी कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान नहीं दे पाए, तो उस कारण कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गए और फिर नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी शुरू नहीं कर पाए भैया। उस समय बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो गए थे, और उसी के जस्ट बाद जब मैं पहले पीएमटी की प्रिपरेशन करना चाहती थी, मैंने 2 अटेम्प्ट्स भी दिया, मुझे कॉलेज भी मिला था, पर फिर मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद पापा के मतलब ट्रांसप्लांट हुआ, फिर लगा कि चीज़ें अब बैलेंस हो जाएंगी, पापा फिर से बढ़िया हो जाएंगे और भैया का भी सही रहेगा। पर उसी के जस्ट मतलब 27 मार्च को पापा का ट्रांसप्लांट था और 14 जनवरी को पापा, 1 साल के अंदर ही पापा की डेथ हो गई थी। तो फिर से दिक्कतें तो बहुत बढ़ गई थी। फिर हम वहाँ से मैहर शिफ्ट हो गए, क्योंकि मैहर हमारा होम टाउन है। तो अब यहाँ पर ये हुआ कि मैंने कॉलेज जो ज्वाइन कर ली थी दमोह में, और फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा, तो अब ये था कि मेरे 2 साल पहले से ड्रॉप हो चुके। अगर मैं वहाँ से फिर से मैहर में नया कॉलेज ज्वाइन करती हूँ तो तीसरा साल भी ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि जनवरी आ चुकी थी, नया सेशन आ जाता कुछ समय के बाद। तो फिर मैंने कॉलेज ऐसा चेंज नहीं किया, फिर मैं यहाँ से अप डाउन करके कॉलेज जाती थी। उस कारण कभी मैं सीसी टेस्ट नहीं दे पाती थी, कभी एटीकेटी नहीं दे पाती थी। उस कारण मेरे कॉलेज में बहुत परसेंटेज ड्रॉप हुए। मतलब मैं मेरे 10th में 8.4 CGPA थे, जो कॉलेज में आके 56% में कन्वर्ट हो गए। तो बहुत परसेंटेज ड्रॉप हुए मेरे। फिर उसके बाद ऐसा कभी कभी तो लगता था कि क्या मतलब यहीं तक, अब इसके बाद कुछ होगा नहीं होगा। फिर शादी हुई, होपफुली शादी बढ़िया तरीके से हो गई, मेरे भैया लोग ने वो सब चीज़ें भी मैनेज की। शादी के बाद फिर से कम बैक हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और इन-लॉज का बहुत सपोर्ट था। और ये पीएससी की जो ड्रीम है, ये मेरे हस्बैंड की ड्रीम थी कि पढ़ना है तो पीएससी कर लो करके। तो शुरू में तो मुझे लगता था कि ठीक है चलो बीएससी एमएससी जैसा पीएससी कर दूंगी करके। और फिर जब वहाँ पे गई, देखा मैंने कि तब तो 150 बच्चों का बैच था मेरी कोचिंग में। फिर जब सर हमको बताते थे कि मतलब ये सारे बच्चे उसमें मतलब कम्पीट करेंगे और पोस्ट कभी 200 आएंगी, कभी 300। तब 19 के में तो पोस्ट खैर बहुत ज्यादा आई थी, पर उसके पहले तक ये था कि पोस्टें बहुत कम आती है, और लाखों की भीड़ से 100 तक आना अपने आप में थोड़ा डर क्रिएट कर देता है कि अपन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे करके। और तब भी ठीक था, तब भी बैलेंस था, क्योंकि मेरे घर पे मेरी मदर इन लॉ थी, वो मैनेज कर रही थी। मेरे हस्बैंड जो है वो सिंगल सन है। तब तक तो चीज़ें बढ़िया चल रही थी, मेरे हस्बैंड की जॉब भी बढ़िया चल रही थी, मैहर में ही थी लोकल। और उसके बाद फिर मैं यहाँ से स्विच करके सांगी में चले गए, वो मुंबई में। और उसके बाद कोविड की 2nd वेव के दौरान मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, और कोचिंग के दौरान ही मेरी मदर को पहले फिर से पीछे जाना चाहूंगी, डर्मेटोमाइसाइटिस हो गया था। तो हम लखनऊ शिफ्ट हो गए थे। पर
उस बीच में भी मेरी पढ़ाई पे ब्रेक नहीं लगा था। हम लोग वहाँ पर भी हॉस्पिटल में, मम्मी क्योंकि वेंटिलेटर पे थी तो वो आईसीयू में थी, वहाँ हमको रहने नहीं दिया जाता था ज़्यादा देर तक। तो फिर मैं वहाँ पर भी एक दो बुक्स लेकर के अपना पढ़ती रहती थी कि चलो लूसेंट ही पढ़ती हूँ, और इंग्लिश की लूसेंट मेंस के लिए भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल है। तो मैं वहाँ पे अपना पढ़ती रहती थी, और फिर जब अंदर जाने का टाइम आया तो अंदर चले जाते थे, क्योंकि 15-20 मिनट ही रुकने देते, बहुत देर तक रुकने नहीं देते वो लोग। फिर वहाँ से आए वापस तो फिर चीज़ें थोड़ा उन्हें बढ़िया रिकवर हो गई उनकी हेल्थ, पर सेकेंड वेव के दौरान उनकी डेथ हो गई थी मम्मी की। फिर धीरे धीरे ये था कि घर पे कोई है नहीं। फिर मेरे हस्बैंड ने उसके कारण जॉब छोड़ दी, कि मतलब क्योंकि ये था कि या तो मैं घर पे रहती, क्योंकि मुझे बीच में कभी मेंस देने के लिए मैहर क्योंकि सेंटर नहीं रहता, और तब तक मैहर प्री का भी सेंटर नहीं था, तो कभी प्री देने के लिए बाहर जाना है तो कभी मेंस देने के लिए जाना, और मैहर में लाइब्रेरी वगैरह भी तब अवेलेबल नहीं थी। तो फिर हस्बैंड ने जॉब छोड़ दी कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें अच्छे से। और उसी दौरान फिर बाकी के प्री तो मेरे अच्छे से निकले, पर 19 के प्री के 19 का मेंस था मेरा मार्च में, और तभी कोविड की सेकेंड वेव आ गई मेंस की जस्ट बाद, और मम्मी की डेथ हो गई। फिर 20 का तो नहीं निकला मेरा, फिर 21 का प्री क्लियर रहा मेरा, लेकिन वो 13% में था, तो मैंने उसके मेंस में बहुत फोकस होकर पढ़ाई भी नहीं की थी। और फिर 22 का मेंस था। 22 का मेंस तो मेरा 19 के रिजल्ट के जस्ट बाद आया था। वो मेंस मुझे लगता है मैंने 24 का मेंस इतने प्रेशर में नहीं दिया जितना मैंने 22 का मेंस दिया था, क्योंकि उसी के जस्ट पहले 7-8 दिन पहले ही करीब 19 का रिजल्ट आया था, जिसमें मेरा होप था कि निकल जाएगा रिजल्ट, था कि क्लियर हो जाएगा, पर क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसा होता था कि कभी उसके ट्रॉमा में थोड़ा रो रहा है इंसान, फिर थोड़ा मैनेज करके पढ़ रहा है, फिर मेंस देने जा रहा है। फिर उसके बाद से मेरे प्री भी ठीक चल रहे थे। इसी भी सोसाइटी का भी थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा था कि शादी को लेकर कितना टाइम हो गया, तो फैमिली प्लानिंग कर लें करके ये सब, पर मेरे घर से ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। और चूंकि वो प्रेशर नहीं था, इस कारण ही हम लोग उस चीज़ों को अभी तक डिले कर पाए, और बीच में हम अपनी प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू कर पाए। मुझे अभी भी याद है, जैसे कभी कभी मैं मम्मी के घर में जब आती हूँ तो यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। वहाँ पे हूँ यदि मैं अपने ससुराल वाले घर पे, तो पापा यदि ऑफिस से आए तो उनने मुझे कभी भी पता नहीं चला कि वो घर पे आ गए या नहीं आए। और ऐसा होता था कि वो अपना खाना लेने, उससे ही खाना वगैरह ले लें अगर मैं पढ़ रही हूँ तो। फिर कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं मतलब जैसे आवाज़ सुन के किचन पे जाऊँ कि पापा मैं खाना दे देती, तो वो हमेशा ये बोलते थे कि नहीं पढ़ो, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़ो अपना, मैं ले लूँगा खाना। और हस्बैंड की साइड से भी यही सपोर्ट था। वहाँ पे जो दीदी लोग हैं मेरे हस्बैंड की, सिस्टर्स वगैरह, वो लोग भी, उनका भी फुल सपोर्ट था, और इसी सपोर्ट के कारण चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। पर वो सपोर्ट इसलिए था क्योंकि मैं पॉजिटिविटी रखती थी, सबका बढ़िया सपोर्ट था और चीजें बढ़िया हो गई। आपकी जो स्टोरी है, आई थिंक इस पे पूरी एक नोवेल बन सकती है, नहीं? हाँ, नहीं इतना, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा जी। पर स्टोरी इतनी खास है आपकी, इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसको हर किसी को सुनना चाहिए। हाँ जी, सब बोल सकते हैं, है ना जी, क्योंकि बहुत ही कम लोगों के साथ में ऐसी सिचुएशन होती हैं, इन चीज़ों को मैनेज करना, हैंडल करना। और आपको एक घर नहीं, दो घर के साथ में फिर चीज़ों को, इतने चीज़ें होना एक साथ, कहीं ना कहीं कभी आपके फादर की डेथ, है ना, उस टाइम हुआ, फिर आपकी जो है मदर इन लॉ, इनका हो गया, और फिर चीज़ों को मैनेज करना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग तो है ये, पर सपोर्ट से सब कुछ ईजी हो जाता है। यदि हम पॉजिटिव रहें और हम दूसरों को सपोर्ट करें तो सामने से भी हमको सपोर्ट ही मिलता है। जो भी आपका ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, इंटरव्यू देख रहे हैं, और जो सोच रहे हैं कि यार तैयारी करें, हमारी एज ज़्यादा हो गई है, हमारे साथ में ये प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो रही है, घर वाले भेज नहीं रहे हैं, जी मैं ऐसा मानूंगी, बोलना चाहूँगी कि अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर एक बार आप शुरू करते हैं तो चीज़ें अपने आप अपने लिए रास्ता बनता हुआ चला जाता है। और लोग, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो लोग भी सपोर्ट करते हुए चले जाते हैं। कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं, पर अगर आप उसको मैनेज करते हुए निकले, चीज़ें साल भर 365 दिन होते हैं, एग्जाम इतने दिन मांगता भी नहीं है। तो यदि कभी बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, 2-4 दिन का डिस्टर्बेंस है, आप उससे फ्री होइए, 1-2 दिन रिलैक्स करिए, फिर से कम बैक करिए। बस कभी भी ये मत सोचिए कि अब खत्म, इसके बाद कुछ नहीं। जब ये ऐसा मान लीजिए ऐसा थॉट आ भी रहा है तो आप 1-2 दिन रिलैक्स करिए, नेगेटिविटी को दूर करिए। बढ़िया, आपको मूवी पसंद है, आप एक मूवी देखिए, नॉवेल्स पसंद है, एक नॉवेल्स पढ़िए, और फिर से अपने जो भी आपको बूस्ट देता है, जैसे मुझे पूरी मूवी बहुत इंस्पायरिंग लगती है, या 12th फेल नॉवल ही बहुत अच्छी लगती है, डार्क हॉर्स एक नॉवल है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
तो आपको जो भी पसंद है आप एक बार वो देखिए, पढ़िए और अपना फिर से कमबैक करिए। आपका एक इंटरव्यू में देखा था मैंने, जी। कोर्ट से आपका बोलने का कि बनता हुआ अधिकारी, इस टाइप से मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या है वो, वापस रिपीट करिए। शायद मैंने ऐसा बोला होगा कि जब तक बनेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। राइट। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं है, पर मुझे उस समय इंस्टेंटली याद आ गया और वो मैंने सब बोल दिया। नहीं, वो काफी मैंने सुना था तो मुझे अच्छा लगा सुन के। वो रील्स में आजकल बहुत चल रहा है। हाँ, तो कैसा क्या लगा इस टाइप से? हालांकि आपने दिए होंगे इंटरव्यू, बट कोशिश थी कि ये मेरा चूंकि एमपीपीएससी और यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है उन पे पूरा फोकस रहता है कि उनकी जर्नी को शेयर किया जाए, प्रिपरेशन को शेयर किया जाए, ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद हो या बेनिफिट हो। इंटरव्यूज तो मैंने इसके पहले दिए, सिलेक्शन के जस्ट बाद से ही बहुत सारे इंटरव्यूज हो चुके, पर इस इंटरव्यू में जो बाकी इंटरव्यू की अपेक्षा जो अलग है वो यही है कि जो मैंने प्रिपरेशन की वो यहाँ पे चल रही है, आप भी उस चीज को फील कर पा रहे हो, मैं यहाँ पर खुल के उसको बता भी पा रही हूँ। इसके पहले जो मीडिया वाले आए वो एक जस्ट न्यूज रिपोर्टर के तौर पे अपनी उन्होंने न्यूज ली और बढ़िया मतलब डाल दिया उसमें, पर ये इंटरव्यू का डिफरेंस ही ये है कि इस इंटरव्यू में मैं अपनी पीएससी की जर्नी को ओपनली शेयर कर पा रही हूँ आपके साथ में। अगर आप डीएसपी बनने का अगर कोई अगर देखा जाए तो आपका क्या मंत्रा रहा है फाइनली कि ये चीजें हुई थी या फिर ये फॉलो की मैंने, तो आज फाइनली मेरा सिलेक्शन जो है डीएसपी पे हुआ है? कंटेंट ही है जो मैंने सिलेक्ट किया अपने पढ़ने के लिए, तो यही है कि आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं उसको कम से कम चीज़ों को फॉलो, मतलब एक सोर्स लीजिए, उसी के मल्टीपल रिविजन्स बेहतर रहते हैं। मल्टीपल बुक्स को अगर अपन पढ़ते तो उसकी इमेज हमारे उसमें दिमाग में नहीं बन पाती। कभी कभार तो ऐसा होता है कि हमको कोई सा क्वेश्चन है, हमको ये याद है कि हमने ये पढ़ा है, ये बुक के इस पेज पे है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन उसका आंसर नहीं याद आ रहा होता है। वो इसलिए कि कभी कभार हमारा रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाया होता है और हम मल्टीपल सोर्सेज पे जा रहे होते हैं। यदि आप एक ही सोर्स पे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद आएगा कि ये मैंने लूसेंट के इस पेज पे ऊपर पढ़ा, या मैंने ये परीक्षा धाम पे इसकी इमेज पढ़ी। जैसे हम आंसर राइटिंग ही करते हैं तो परीक्षा धाम की कोई इमेज हमारे सामने आती है कि नदियों की इमेज हमको ऐसे बनानी है, या कभी उन्होंने ट्राइब्स ही पूछी तो ट्राइब्स की भी हमको याद आ जाती है कि इस मैप में हम ऐसा बना दें कि ऊपर सहरिया है, मालवा में अपन भील बता दें। जो भी है, अगर अपन एक ही बुक को बार बार फॉलो करते हैं, एक ही कंटेंट को बार बार फॉलो करते हैं, तो जो इमेजेस हैं वो बहुत क्लियर होती हैं और अपन को आंसर राइटिंग में भी उसका बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कम समय में अपन उसको बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। एंड करते काफी लंबा हो चुका है। उम्मीद है सभी को ये जो एक इंस्पायरिंग स्टोरी थी, और मैं बताना चाहूंगा कि ये कोई इंदौर में शूट नहीं हो रहा है, ये किसी आसपास जगह पे शूट नहीं हो रहा है, ये इनके घर पे शूट हो रहा है, जो कि घर है मैहर। मैं बहुत कंफ्यूजन हूँ मैहर को लेकर के मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि मैहर जो नाम है ना वो माता सती के उस पे रिलेटेड है कि जो शक्तिपीठ है ना उनमें से एक है मैहर, और यहाँ पे माता सती का हार गिरा था तो माई का हार नाम से मैहर हुआ है। मैहर हुआ जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये घर पे हो रहा है, क्योंकि मैं भी इंदौर से हूँ, तो फिर यहाँ पे दीदी से बात की थी तो फिर घर पे ही इनका शूट किया पूरा। तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। और कुछ लास्ट में कोई सजेशन दीदी आपका? सजेशन यही है कि अपन कंटिन्यू लगे रहें, बस हार नहीं माने इसके। जैसे 12th फेल नोबल में भी अपन ने देखा कि उनका लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है, तो बस वही है कि हारा वही जो लड़ा नहीं वाला, जो उनका स्लोगन है वो बहुत अच्छा लाइन है। हर एक पीएससी एस्पिरेंट या जो दूसरे एग्जाम्स के भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत इंस्पायरिंग है। जो हारेगा वही जो लड़ेगा नहीं, क्योंकि अपन अगर मान लीजिए इस वाले एग्जाम में मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मेरा नॉलेज तो गेन हो ही रहा होता। जो टाइम मैं बाहर बैठ के गप्पों में बर्बाद करती या रील्स स्क्रॉल करके खत्म करती या कहीं और टाइम पास करके खत्म करती, उसको मैं यहाँ पर एक यूजफुल वे में उसका यूज कर रही थी कि अगर मैं नहीं बनी, मान लीजिए मेरी जो फैमिली है, मेरी बच्ची है या जो और मेरे से कनेक्टेड लोग हैं, मैं उनको उस नॉलेज का जो नॉलेज गेन हुआ है मैं उनको उससे शेयर करती, उनका उससे प्रॉफिट होता। पर पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होती। आपकी जो बेटी श्रीजा जी काफी लकी होगी ना कि ऐसी सुपर मॉम उनको मिली है ना? काफी लकी होगी वो कि मतलब हमेशा के लिए एक मतलब यादगार या फिर एक ऐसा मोमेंट जो बहुत ही खास। आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी इसको लेकर के, वो लकी नहीं होगी कि उसको सुपर मॉम मिल रही है, मैं लकी हूँ कि उसके होने के जस्ट बाद मेरा सिलेक्शन हो रहा है। जी। लोगों का ऐसा मानना है कि आज भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी डॉटर्स को लेकर के एक ही लड़की हो गई और ऐसा, जब जैसे मान लीजिए हमारा भी था कि एक सिंगल चाइल्ड करेंगे, जो भी होगा वो ठीक है ना। फिर लोगों को ये था कि नहीं बॉय और ऐसा वैसा, पर
अब वो प्रूफ कर रही है कि शी इज अ लकी डॉटर फॉर मी। राइट। जी सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, जी, thank आपने you। टाइम दिया, काफी टाइम ले लिया आपका आई थिंक। कोई प्रॉब्लम नहीं है। है ना? जैसे मुझे आपके कंटेंट से हेल्प मिलती है, शायद मेरे कंटेंट से भी किसी को हेल्प मिले, फिर वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देख सकते हैं आप श्री हमारे साथ में है, तो दीदी कुछ बताइए आपकी श्री के बारे में कि अभी तक श्री ने कुछ आपको परेशान किया है, फिर आप परेशान हो गए हो? नहीं नहीं, ये जैसा कि मैं बताई ना, मेरे साथ अभी तक जितने लोग मुझे मिलते हैं बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उसी सपोर्टिंग लिंक पे ये भी है कि मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, बस थोड़ा बहुत रोती है कभी, पर वो तो सभी बच्चे रोते हैं, तो ये मुझे परेशान तो नहीं करती है, हेल्प ही करती है। और मुझे इसने ट्रेंड पे भी ला दिया, जो मैं हमेशा सोचती थी कैसे मैं आऊँगी, और इसने मुझे ट्रेंड पे ला दिया जो है। आप रील देखा करती वो आज जी। श्री ने रियल आपको बना दिया है ना? यस, मैं इसकी सुपर मॉम के साथ ही ये मेरी लकीस्ट डॉटर भी है। Okay. और अब ये बढ़िया पोज भी दे रही है फोटो के लिए। तो आप देख सकते हैं श्री और श्री की जो मम्मी है सुपर मॉम बोल सकते हैं, क्योंकि आज दोनों ही अपने आप में, अगर श्री हैं तो उनकी मम्मी आज सुपर मॉम है ना? और आज जो सिलेक्शन हुआ है वो बोला जा सकता है कि श्री का कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है। जिस दिन इसकी डिलीवरी हुई मेरी, उसी दिन मेरे इंटरव्यू का डेट आई थी कि ये इस डेट से इंटरव्यू शुरू होंगे। ओके। और आपका शायद जो इसका वो हुआ है सीजर के थ्रू, जी जी। तो वो चीज़ कैसे अपने मतलब बड़ा चैलेंज होगा? चैलेंज तो था कि शुरू में इंसान उठ भी नहीं पाता, शुरुआत में बहुत दिक्कतें होती हैं, पर चीज़ें सपोर्ट के साथ सब बढ़िया हो जाती हैं। बस ये है कि अपन को खुद में डिटर्मिनेंट रहना पड़ता है, और खुद से ही थोड़ी अपने आप में स्ट्रांग रहना पड़ता है, कि थोड़ा बूस्ट खुद से खुद को देना पड़ता है, क्योंकि दूसरों के सपोर्ट करने से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप खुद से खुद को हेल्प करो। सो थैंक यू सो मच। आपको कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कौन सा पार्ट अच्छा लगा आपको, क्या और कोई सी इनको क्या बोल सकते हैं उपाधि देना चाहते हैं आप, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि हर एक इस स्टोरी को देख के इंस्पायर हो। चलिए मिलते हैं हम और किसी पॉडकास्ट में।